वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है उर्वी और एक कन्नड़ा मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई। इस दुनिया में हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं उसके अलावा हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इस मूवी में भी एक लड़की एक बंदे के ऊपर भरोसा करके धोखा खाती है। उसी तरह वो लड़की एक अंधेरी दुनिया में फंस जाती है। उस अंधेरी दुनिया में ऑलरेडी कुछ लड़कियां होती है जो बहुत सफर कर रही होती है। आखिरकार कौन है वो लड़की, किसने उस लड़की को धोखा दिया, आखिरकार वो अंधेरी दुनिया क्या है, उस अंधेरी दुनिया में से ये लड़की बाहर आती है या नहीं, इसी पर बेस्ड है इस फिल्म की कहानी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले जानते हो ना, लुटा दो प्यार। मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हमको उर्वी का मतलब बताने लगते हैं। हमारे जिंदगी में काफी सारे मुश्किलात पेश आते हैं। कार्ली की तरह उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का नाम ही उर्वी है। एक्चुअली ये कहानी 3 अलग अलग लड़कियों की है। पहले लड़की का नाम है सूजी। सूजी का फादर का नाम है नानी और उसकी बड़ी बहन का नाम है पार्वती। एक दिन जब ये तीनों किसी बीच पर होते हैं तभी वहाँ पर देवरू नाम का एक बंदा आता है। नानी देवरू से कुछ पैसे उधार लेके रखा होता है और वही पूछने के लिए देवरू नानी के पास आता है। और उसी वक्त देवरू पार्वती को देखता है और नानी से कहने लगता है, एक रात के लिए तुम तुम्हारी बेटी को मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा और ऊपर से तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। ये सुनने के बाद नानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। और जब नानी देवरू का कॉलर पकड़ता है तो देवरू का आदमी नानी को एक लात मारता है। खैर दूसरे दिन नानी किसी भी तरह करके पैसे एडजस्ट करके देवरू के पास जाता है और उसके पैसे लौटा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी देवरू की नजर पार्वती पर होती है। एक दिन देवरू अपने आदमियों के साथ जाकर नानी पर हमला करता है और नानी के घर में जाकर पार्वती का आरएपी करने लगता है। बेचारी पार्वती ये गम ना सहते हुए अपने आप को मार लेती है, खुदकुशी कर लेती है। और देवरू वहाँ से जाते आते नानी का घर जला देता है और उस आग में नानी और पार्वती जल के मर जाते हैं। और उस वक्त सूजी छोटी बच्ची होती है। देवरू सूजी को अपने साथ ले जाता है और उसे वैश्या के काम में लगा देता है। बेचारी सूजी बचपन से लेते हुए अपनी जवानी तक यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है, एक वैश्या बनकर। दूसरी लड़की का नाम है डेजी। डेजी भी सूजी के साथ वहीं पर रहती है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। डेजी की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है रश्मि। और डेजी रश्मि को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है, जिसके लिए डेजी रश्मि को स्कूल भेजती रहती है ताकि रश्मि एक अच्छी जॉब हासिल करके डेजी को इस दंदल से बाहर निकाले। एक्चुअली इस प्रोस्टिट्यूट घर को चलाने वाली एक औरत होती है और इसका नाम होता है बॉबी। तीसरी लड़की का नाम होता है आशा। और आशा एक अनाथ होती है जो फिलहाल अपने ऑर्फनेज में रहकर मेडिसिन कर रही होती है। आशा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है प्रकाश। चलिए अब असली कहानी को देखते हैं। एक दिन रोनी नाम का एक बंदा पुलिस से बचते हुए सूजी के कमरे में आता है। थोड़ी देर पहले सूजी ने टीवी पर इसी बंदे को देखा था। एक्चुअली रोनी एक आर्टिस्ट होता है और वो समाज में घटने वाली अत्याचार को कार्टून्स के जरिए से लोगों के सामने रखता है। उसी तरह से कल रोनी एक नेता के घर की दीवार पर कुछ इस तरह की स्केच ड्रा करके छोड़ देता है और रोनी पुलिस से बचते फिर रहा होता है। इसी दरमियान में रोनी सूजी के कमरे में आता है। जब रोनी सूजी को देखता है तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है और रोनी अपना मास्क हटाकर सूजी से कहने लगता है, आज तक मैंने ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। ऐसा कहते हुए रोनी सूजी को एक किस करके वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त सूजी भी रोनी को प्यार करने लगती है। मतलब इतने सालों बाद इसकी जिंदगी में एक लड़का आया जो इससे प्यार करता है। उसके बाद एक दिन देवरू अपनी बेटी श्वेता से मिलने के लिए सिटी आता है। श्वेता देवरू की एक लौती बेटी होती है। देवरू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता रहता है और देवरू ये नहीं चाहता कि श्वेता को देवरू के काम के बारे में पता चले, इसीलिए देवरू श्वेता को अपने से दूर रखा होता है। और एक्चुअली श्वेता अपने गांव जाना चाहती है, अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन देवरू इसके लिए मानता नहीं। खैर तभी उसी वक्त आशा इन दोनों के पास आती है। देवरू का एक आश्रम होता है और उसी आश्रम में आशा भी रहती है और श्वेता उसी आश्रम की देखरेख कर रही होती है। मतलब श्वेता उस आश्रम की मैनेजर होती है और उसी तरह श्वेता आशा की जूनियर होती है और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। तभी वहाँ पर प्रकाश आता है आशा को लेने के लिए और आशा प्रकाश के साथ चली जाती है। इस तरफ जब देवरू अपने घर जा रहा होता है, श्वेता अपने फादर से यही रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो भी इसके साथ गांव आएगी, लेकिन देवरू अपनी बेटी को बहाना बनाकर उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देता है
अब प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश लंदन जाने की तैयारी में होता है और उसी तरह प्रकाश आशा को भी अपने साथ बुलाता है। लेकिन आशा प्रकाश से कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती प्रकाश, मेरे आश्रम को मेरी जरूरत है। यह सुनने के बाद प्रकाश भी आशा की बात पर हाँ बोलने लगता है। इस तरफ जब कभी भी रोनी को वक्त मिलता, रोनी सूजी को देखने के लिए उसके पास आता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और सूजी पहले से भी ज्यादा बहुत खुश नजर आने लगती है। एक दिन आशा बहुत देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। बहुत देर होने की वजह से वहाँ का लाइब्रेरियन आकर आशा को बताने लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। और जब आशा वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नजर एक छोटी बैग पर पड़ती है। लेकिन फिलहाल उस वक्त आशा और उस लाइब्रेरियन के सिवा कोई वहाँ पर नहीं होता। जब आशा उस बैग को चेक करती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखने के देरी आशा फौरन इस बैग को लेकर लाइब्रेरियन के पास जाती है। तो वो लाइब्रेरियन आशा से कहने लगता है, एक काम करो, 2 दिन के लिए तुम इस बैग को अपने पास ही रखो। अगर 2 दिन के अंदर कोई आया तो तुम उसे लौटा देना। अगर कोई भी नहीं आया तुम इस बैग को पुलिस के हवाले कर दो, वो देख लेंगे। उसके बाद जब आशा अपने घर जा रही होती है तो एक बंदा आशा के पास आता है और आशा से कहने लगता है, लाइब्रेरी में आपको जो बैग मिली वो मेरी ही है। तो आशा उसी तरह से वो बैग उस बंदे के हवाले कर देती है। जब वो बंदा अपनी बैग ओपन करके पैसों को गिनने लगता है तो इसमें 50,000 रुपए कम होते हैं। यही बात वो बंदा आशा को बताने लगता है। लेकिन आशा इस बंदे को बताने लगती है, सर मैंने इस बैग से 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा आशा से आर्गुमेंट करने लगता है। तो आशा इस बंदे को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और इस एसआई से जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। ये पुलिस वाला आशा से कुछ सवाल पूछने लगता है और फाइनली वो पुलिस वाला आशा पर भी ब्लेम करने लगता है। और जब वो पुलिस वाला आशा पर एफआईआर दर्ज करने ही वाला होता है, आशा इस पुलिस वाले को रोक देती है और इन दोनों से कहने लगती है कि कल तक मैं किसी भी तरह करके पैसे एडजस्ट करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तब जाके वो एसआई आशा को छोड़ देता है। घर आने के बाद आशा प्रकाश को कॉल करती है उसे पैसे मांगने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स प्रकाश लंदन जाने वाला होता है, जिसकी वजह से आशा प्रकाश से पैसे नहीं मांगती। दूसरे दिन आशा श्वेता से 50,000 रुपए मांग लेती है और आशा फौरन उस बंदे को कॉल करती है। तो वो बंदा आशा को आज शाम 8 बजे किसी लॉज में आने के लिए कहता है। आशा उस बंदे को बताने लगती है कि मैं लॉज के पास नहीं आ सकती, प्लीज आप खुद मेरे पास आकर ये पैसे ले लीजिए। लेकिन वो बंदा आशा की बात को बिना सुने फोन काट देता है और शाम ठीक 8 बजे आशा उस लॉज के पास जाती है। यहाँ आने के बाद उस बंदे को कॉल करती है तो वो बंदा आशा से कहने लगता है, मैडम मैं यही गेट के पास हूँ, आप बाहर आइए। और जब आशा बाहर जाने ही वाली होती है तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस आशा को वैश्या समझकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ आने के बाद आशा इस पुलिस वाले को जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। लेकिन ये पुलिस वाला आशा के पास से वो 50,000 रुपए छीन लेता है और ऊपर से आशा से कहने लगता है, अच्छा तुम वैश्या का काम करके पैसे कमाती हो, और कुछ 2-3 बातें करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी आशा को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो रोती हुई वहीं पर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उन वैश्याओं को रिहा करवाने के लिए एक बंदा पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वाले उन वैश्याओं के साथ साथ आशा को भी भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद आशा इस बंदे को धन्यवाद बोलने लगती है और बहुत रात होने की वजह से वो बंदा आशा से कहने लगता है, आप प्लीज मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा। तो आशा उसी तरह से उस गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो गाड़ी थोड़ी दूर जाती है तो वो बंदा आशा को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है और जब आशा अपनी आंखें खोलती है तो इसके हाथ बंधे रहते हैं और उसी तरह इसके सामने देवरू होता है। और फिलहाल देवरू आशा को बॉबी के कोठे पर लाता है। तब जाके आशा को ये बात पता चलती है कि ये सारा प्लान देवरू का ही है। उसके बाद देवरू बॉबी के पास आता है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इस वेश्या घर का असली मालिक देवरू होता है। बॉबी तो सिर्फ इसकी देखरेख करती है और एक्चुअली देवरू का काम ही यही होता है। वो मासूम लड़कियों को ऑब्जर्व करता है, एक प्लान बनाता है और फाइनली वो उन लड़कियों को वेश्या के काम में लगा देता है। थोड़ी देर बाद बॉबी को ये बात पता चलती है कि आशा ने खाना नहीं खाया। बॉबी आशा के पास जाती है, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है तो आशा बॉबी से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। लेकिन बॉबी भी आशा को बहुत समझाने लगती है कि आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी यहीं पर गुजरने वाली है। यह सुनने के बाद आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉबी से कहने लगती है, इसी खूबसूरती को देखकर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर लाए हो ना। ऐसा कहते हुए आशा एक कांच के टुकड़े को लेकर अपने फेस पर स्क्रैच कर लेती है। ये देखने के बाद बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो आशा से कहने लगती है,
आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी जहन्नम है और तुम इसी जहन्नम में रहना होगा। ऐसा कहकर बॉबी आशा को नीचे पटककर वहाँ से चली जाती है। सूजी और डेजी फौरन आशा के पास आते हैं, उसे मरहम पट्टी करने लगते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उसी दिन रात प्रकाश पुलिस स्टेशन आता है और आशा की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने लगता है और वो पुलिस वाला प्रकाश को बहुत केयरलेस से ये जवाब देने लगता है, हाँ हम इंक्वायरी करेंगे, तुम जाओ। इसी वैश्या घर में एक बंदा रहता है और उसका नाम है टुपरी। और टुपरी डेजी से आके कहने लगता है कि रश्मि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कूदने वाली है, डेजी तुम फौरन आओ। ये सुनने के बाद डेजी फौरन बाहर जाती है तो सच में रश्मि उस बिल्डिंग के ऊपर होती है। डेजी रश्मि से पूछने पर रश्मि डेजी को बताने लगती है बॉबी रश्मि की तस्वीरें खींचकर उसे भी वैश्या बनाना चाहती है। और इसी तरह रश्मि नीचे वालों से कहने लगती है अगर कोई भी ऊपर आने की कोशिश की तो मैं ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दूंगी। और ऑफ कोर्स वहीं पर आशा भी होती है। मौका देखकर आशा धीरे धीरे रश्मि के पास जाती है, उसे समझाने लगती है। बहुत समझाने के बाद रश्मि नीचे उतरने के लिए मान जाती है। और इसी दरमियान में नीचे बॉबी आती है। डेजी बॉबी को देखकर उस पर गुस्सा होने लगती है और इसी तू मैमे के दौरान बॉबी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। बॉबी की आवाज सुनकर बेचारी रश्मि डर जाती है और उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की देरी रश्मि की मौत हो जाती है। ये देखकर बेचारी डेजी बहुत रोने लगती है। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर रश्मि की अंतिम संस्कार करने लगते हैं। दूसरे दिन टुपरी ठान लेता है कि वो इस नरक से बाहर जाएगा, लेकिन बॉबी इसे रोकने की कोशिश करती है। टुपरी बॉबी से कहने लगता है ये घर नहीं है, ये एक नरक है। जिस वक्त रश्मि मरी थी उसी वक्त हम लोग भी मर चुके हैं, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। यह सुनने के बाद बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सारे लोगों से कहने लगती है कि ये मेरा साम्राज्य है और तुम सारे लोगों को मेरी बात मानना होगा। ऐसा कहते हुए बॉबी टुपरी को अंदर ढकेल देती है। उसी दिन आशा उन सारे लोगों को बुलाकर उनको समझाने लगती है हम जो जिंदगी जी रहे हैं ये जिंदगी हमारी नहीं है, हमारी जिंदगी कुछ और है। जब तुम लोगों की उम्र हो जाएगी वो खुद तुम लोगों को इस घर से बाहर ढकेल देंगे, तब हमारे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरी बात मानो, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, हम सारे लोग मिलके इन लोगों का सामना करेंगे, बाहर जाकर फ्रीली हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तभी बॉबी का एक बंदा उस कमरे के बाहर रहकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है और तभी इस बंदे को सूजी देख लेती है और फौरन सूजी इस बंदे पर हमला करने लगती है और ये बंदा भी सूजी को मारने पीटने लगता है। और इन दोनों की आवाजें सुनकर बचे कुछ लोग बाहर आते हैं और बॉबी के बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। ये देखकर बॉबी के बचे कुछ आदमी भी इन लोगों के पास आते हैं। इस तरह से इन लोगों के बीच बहुत हाथापाई होती है और तभी उसी वक्त वहाँ पर रोनी भी आता है। रोनी और एक बंदे के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। बहुत हाथापाई होने के बाद वो बंदा रोनी के पेट में स्टैब कर देता है और रोनी मर जाता है। लेकिन रोनी मरते मरते उस बंदे को भी मार देता है और रोनी के बारे में बेचारी सूजी को नहीं पता होती। उसके बाद ये तीनों बॉबी के पास जाते हैं। डेजी बॉबी पर गन पॉइंट आउट करती है। ये देखकर बॉबी डेजी को समझाने लगती है कि ये हमारा घर है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लेकिन रश्मि मरने का कारण बॉबी थी, इसकी वजह से डेजी बॉबी को मार देती है। बाहर आने के बाद आशा प्रकाश को एक लेटर लिखकर एक लड़की के हाथ में थमा देती है। उसके बाद सूजी, डेजी, आशा और टुपरी ये चारों देवरू के गांव जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद ये लोग अपना भेष बदलकर देवरू के सामने आते हैं। देवरू से काम मांगने लगते हैं। देवरू इन लोगों को देखकर अपने फार्म हाउस भिजवा देता है। रात होने के बाद देवरू अपने फार्म हाउस जाता है, जहाँ पर देवरू सूजी और डेजी को देखता है और देवरू इन दोनों के बीच में जाके सो जाता है। सोने के बाद देवरू सूजी को हक करने लगता है, लेकिन सूजी वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद वो डेजी को हक करने लगता है, उसके ऊपर हाथ पैर डालने लगता है और तभी सूजी उस कमरे की लाइट ऑन कर देती है। जब लाइट ऑन होती है वो देखकर देवरू के होश उड़ जाते हैं। मतलब एक्चुअली वहाँ पर डेजी नहीं होती, वहाँ पर श्वेता होती है, देवरू की बेटी। यहाँ पर अपनी बेटी को देखने के बाद देवरू को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसके मुंह से बात तक नहीं आती। श्वेता अपने फादर से कहने लगती है आप क्यों रुक गए पापा, आओ मेरे पास आओ, हम दोनों साथ सोते हैं। अच्छा आपको लाइट की प्रॉब्लम है, क्या मैं लाइट ऑफ कर दूं? इस तरह से श्वेता और गहरी बातें अपने फादर को बताने लगती है। श्वेता की बातें सुनने के बाद देवरू का दिल बहुत टूट जाता है और इसी तरह वो बहुत अफसोस भी करने लगता है। तभी वहाँ पर आशा और बचे कुछ लोग आते हैं।
एक्चुअली यहाँ पर आने से पहले आशा ने श्वेता को देवरू के बारे में बता चुकी थी और अपने साथ साथ वो श्वेता को भी यहाँ पर लाई। उसके बाद डेजी सूजी के हाथ में गन थमा देती है और उसे कहने लगती है इसे मार दो, इसे खत्म कर दो। सूजी कहने लगती है इसे मारने का हक सिर्फ श्वेता का ही है। ऐसा कहते हुए उस गन को श्वेता के हाथ में रख देती है। ये देखने के बाद देवरू अपनी बेटी से कहने लगता है मार दो बेटी, मुझे मार दो, मुझे जीने का हक नहीं है। इस गम को लेकर मैं ये जिंदगी जी नहीं सकता। लेकिन श्वेता अपने फादर से कहने लगती है आख थू छी, मुझे तुम्हें मारने में भी घिन आ रही है। ऐसा कहते हुए श्वेता उस गन को वहीं पर फेंक के बाहर चली जाती है। जब ये सारे लोग बाहर आते हैं तो देवरू अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को याद करने लगता है। थोड़ी देर पहले इसी बेटी के साथ ये सोना चाहता था और वो अपने आप को गोली मार लेता है। सुबह होने के बाद प्रकाश आशा के पास आता है और आशा प्रकाश को फोन दिखाते हुए उसे पूछने लगती है ये क्या है। प्रकाश आशा से कहने लगता है सॉरी आशा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब तुम मुझसे दूर हुई तब जाके मुझे तुम्हारा प्यार का एहसास हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई लव यू सो मच। ऐसा कहकर प्रकाश आशा के गले लगने लगता है और तभी आशा गन लेकर प्रकाश पर फायर कर देती है। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि प्रकाश भी देवरू का ग्रुप का आदमी होता है। प्रकाश का काम यही होता है कि वो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनको वैश्या बनाए। और ये बात आशा को कैसे पता चली ये बताने के लिए सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब इन तीनों ने बॉबी को मार दिया था उस वक्त आशा बॉबी का फोन लेकर प्रकाश का नंबर डायल करती है, उसे फोन करने लगती है। लेकिन तभी आशा ये देखती है कि बॉबी के फोन में ऑलरेडी प्रकाश का नंबर सेव होता है। तब जाके आशा को पूरी बात समझ आती है। इस तरह से आशा प्रकाश को मार देती है। और फाइनली इस मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें, काफी सारी लड़कियां देवरू की वजह से ही वैश्या बनी, लेकिन वो सारी लड़कियां डरते हुए अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन आशा आकर उन सारी लड़कियों को हौसला दिया, यहाँ से बाहर जाने का आशा दी। आशा और उन लड़कियों के बीच में एक ही डिफरेंस है और वो है एजुकेशन। आशा पढ़ी लिखी बंदी है, वो बाहर की दुनिया जानती है, वो इंडिपेंडेंट है, जीना कैसे है जानती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।